गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारी यूनिट चल रही थी मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा की नेचर ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य, इम्पोर्टेंस, मुद्रा का महत्व, इसमें हम परिभाषाओं के संदर्भ में अध्ययन कर चुके थे। साथ ही साथ पारंपरिक परिभाषा, फ्रीडमैन या शिकागो दृष्टिकोण, इसी तरह से रेडक्लिफ दृष्टिकोण, इसी तरह से गोलेंड शॉ दृष्टिकोण, धन की विशेषता के संदर्भ में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके साथ ही हम धन के कार्य या मुद्रा के कार्य में हमने मुद्रा के कार्यों को प्राथमिक कार्य, माध्यमिक या सेकेंडरी फंक्शन, आकस्मिक कार्य, अन्य कार्य में विभाजित किया था। हम मुद्रा के प्राथमिक कार्य का अध्ययन कर चुके थे। मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य होते हैं, मुद्रा एक्सचेंज के माध्यम के रूप में और मूल्य की इकाई के रूप में मुद्रा। इन दोनों मुद्रा के जो प्रमुख कार्य हैं या प्राथमिक कार्य हैं उनका हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम अध्ययन करते हैं मुद्रा के गौण कार्य या मुद्रा के सेकेंडरी फंक्शन। इसमें हम मुद्रा के सेकंड फंक्शन को, तीन फंक्शन हम इसमें लेके चलते हैं। स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में, दूसरा मूल्य के संचय का और तीसरा मूल्य का हस्तांतरण। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं मुद्रा के कार्य जो चल रहे हैं उसमें सेकेंडरी फंक्शन, माध्यमिक कार्य या गौण कार्य इसको बोलते हैं। इसमें पहला है स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में मुद्रा, मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मुद्रा का एक गौण कार्य है और स्थगित भुगतानों के मानक का काम करना। सभी ऋण मुद्रा में लिए जाते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु बदलते थे, उसमें हम बकरी अथवा अनाज के रूप में कर्जे लेना तो आसान था, परंतु इस तरह की भविष्य में खराब हो जाने वाली वस्तुओं के माध्यम से कर्जों का या ऋण जो होते थे उनका पुनर्भुगतान करना बड़ा कठिन था। मुद्रा में हम ऋण लेते हैं और ऋणों का पुनर्भुगतान करना दोनों बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि लेखा की इकाई टिकाऊ है। मुद्रा वर्तमान मूल्यों को भावी मूल्य, जो भविष्य के मूल्य होते हैं, उनसे जोड़ती है। ये उधार लेन देन को सरल बनाती है। यह मुद्रा के स्वीकृत भुगतान पर भविष्य में वस्तुओं की पूर्ति की संविदा को संभव बनाती है। सॉरी, यह आसान किस्तों पर तथा भवन निर्माण या सरकारी सोसाइटियों से उपभोक्ताओं द्वारा उधार ग्रहण करने को और सरल बना देती है। जो ऋण लेना जो है वो सरल बना देती है। मुद्रा के कारण फर्मों तथा बैंकों, व्यापारियों को बैंकों से या अन्य बैंकर, वित्तीय जो बैंकों के अलावा वित्तीय संस्थाएं होती हैं, उनसे उधार लेना आसान हो जाता है। मुद्रा के आविष्कार के कारण ही या ये कार्य हो गया है मुद्रा का कि शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियां खरीदना और बेचना सरल हो गया है, क्योंकि मुद्रा स्थगित भुगतानों के मानक का रूप में कार्य करके
मुद्रा सरकारी तथा व्यापारी उद्यमों दोनों के द्वारा पूंजी निर्माण में सहायक होती है। अंत में कहा जा सकता है कि मुद्रा का यह कार्य वित्तीय एवं पूंजी बाजारों का विकास करता है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सहायक होता है। तो ये हुआ हमारा स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में। दूसरा है मूल्य के संचय के रूप में। मुद्रा का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, ये मुद्रा का संचय का काम करती है। जिस वस्तु को मुद्रा के रूप में चुना जाता है वह ऐसी होती है कि लंबी अवधि तक रखी रहने पर भी खराब या नष्ट नहीं होती, और उसका रूप ऐसा होता है जिससे संपत्ति को एक वर्ष से अगले वर्ष तक ठीक रखा जा सकता है। मुद्रा वर्तमान में भविष्य तक एक सेतु है, एक पुल है, एक ब्रिज का काम करती है। इसलिए जरूरी है कि मुद्रा वस्तु हमेशा ऐसी हो जिसे आसानी से और हिफाजत के साथ संचय किया जा सके। मूल्य के संचय के रूप में मुद्रा का उद्देश्य अदृष्टपूर्ण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करना, जिनकी हमें भविष्य में अचानक जरूरत पड़ जाती है, उनको पूरा करना, ऋणों का भुगतान करना। प्रोफेसर न्यूलिन हुए हैं, उन्होंने इसे मुद्रा की परिसंपत्ति कार्य कहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुद्रा केवल मूल्य का संचय नहीं है, यह कार्य तो कोई भी कीमती परिसंपत्ति कर सकती है। अल्पकालीन प्रोनोट, बॉन्ड, बंधक, अधिमानित स्टॉक, घरेलू फर्नीचर, मकान, जमीन या अन्य किस्म की कीमती वस्तुएं रखकर भी मनुष्य मूल्य संचय कर सकता है। मुद्रा के मूल्य के रूप में इन अन्य परिसंपत्तियों के प्रमुख लाभ ये हैं कि ये आमतौर पर ब्याज, लाभ, किराया अथवा उपयोगिता के रूप में आय प्रदान करते हैं, जो कि मुद्रा नहीं करती, और कभी कभी मुद्रा के रूप में इनका मूल्य बढ़ भी जाता है। दूसरी ओर मूल्य के संचय के रूप में इसकी कुछ हानियां हैं, जैसे कभी कभी इन पर संचय लागतें पाई जाती हैं। मुद्रा के रूप में इनका मूल्य घट सकता है। ये विभिन्न कोटियों के नॉन लिक्विड होती हैं, अतरल होती हैं, क्योंकि एक तो मुद्रा के रूप में सामान्य स्वीकार्य नहीं है और दूसरे मूल्य की हानि उठाकर इन्हें मुद्रा में बदलना संभव है। केन्ज ने मुद्रा के ये मूल्य संचय का जो रूप है, मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, इस पर बहुत बल दिया है। उसका मत है, केन्ज ने बताया है कि मुद्रा को धारण करने का मतलब है कि उसको ऐसी तरल परिसंपत्तियों के रिजर्व के रूप में रखना जिन्हें वास्तविक वस्तुओं में बदला जा सके। इस बात में कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि संपत्ति किस रूप में है, मुद्रा में या मुद्रा क्लेम्स में अथवा वस्तुओं के रूप में। दरअसल वास्तविक वस्तुओं के मुकाबले मुद्रा और मुद्रा दाव में सुरक्षा, सुविधा और लोच की दृष्टि से कुछ फायदे होते हैं, परंतु मूल्य के संचय के रूप में मुद्रा का कार्य मुद्रा के मूल्य में होने वाली परिवर्तनों के दोष से ग्रस्त होता है। यदि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है तो मूल्य के संचय में प्रयोग होने वाले काफी मुसीबत हो सकते हैं। तो ये हमारा कार्य हुआ मूल्य संचय के रूप में। तीसरा यदि हम कार्य देखें मूल्य हस्तांतरण के रूप में, मनी एज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इसके अंतर्गत क्या है कि क्योंकि मुद्रा भुगतान का सामान्य रूप से स्वीकार साधन है, सभी लोग इसको भुगतान के रूप में स्वीकार करते हैं। सॉरी, और मूल्य संचय का कार्य भी करती है। इसलिए यह मूल्यों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित और एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती रहती है। जिस व्यक्ति के पास नकदी अथवा परिसंपत्तियों के रूप में मुद्रा है, वह उसे किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। फिर वह चाहे अपनी परिसंपत्ति दिल्ली की परिसंपत्तियों को बेचे या भोपाल की नई परिसंपत्तियों को खरीद सकता है। इस प्रकार मुद्रा व्यक्ति और स्थानों के बीच मूल्य के हस्तांतरण को आसान बनाती है। किसी हम मूल्य का हस्तांतरण कर सकते हैं, अर्थात हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो मुद्रा मूल्य के रूप में कार्य करती है उसको हम हस्तांतरित कर सकते हैं। ये हुए मुद्रा के कार्य। तीसरा है मुद्रा के आकस्मिक कार्य।
एक हुए हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर डेविड किल्ले। उन्होंने बताया है कि मुद्रा के कुछ आकस्मिक या प्रासंगिक कार्य भी होते हैं। क्रेडिट सिस्टम का आधार, इसे हम मुद्रा तरल परिसंपत्तियों में सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति है। जिन तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखी जाती है उनमें मुद्रा सबसे अधिक तरल है। व्यक्ति हो या फर्म हो संपत्ति को अनंत रूपों में रख सकते हैं। चाहे तो संपत्ति को करेंसी के रूप में रखें, मांग जमा, सावधि जमा टाइम डिपॉजिट, बचत बॉन्डों या ट्रेजरी बिलों, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों, दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर है, अधिमान शेयर है, साधारण शेयर हैं, उपभोक्ता वस्तुओं के स्टॉक हैं, उत्पादक उपकरणों में से किसी भी रूप में रखे जा सकते हैं। ये सभी संपत्ति के तरल रूप हैं जिन्हें मुद्रा में और मुद्रा को जिनमें बदला जा सकता है। तो अभी जो परिसंपत्तियों का नाम लिया हमने, उसमें सर्वाधिक तरल क्या है? उसमें सर्वाधिक तरल मुद्रा है। अर्थात धन जो है वो सभी तरल संपत्तियों में तरल है। इसमें हम उन्हें आसानी से, जितनी भी हमने चीजें बताई उनको मुद्रा में आसानी से बदला जा सकता है। नेक्स्ट है क्रेडिट सिस्टम का आधार, साख प्रणाली का आधार। मुद्रा साख प्रणाली का आधार है। व्यापार के लेन देन या तो नगद होते हैं या साख पर, और साख से मुद्रा के प्रयोग में मितव्ययता होती है, परंतु मुद्रा संपूर्ण साख का समर्थन करती है। कोई कमर्शियल बैंक पर्याप्त मुद्रा को रिजर्व में रखे बिना साख का निर्माण नहीं कर सकता। व्यापारी लोग साख के जितने साधन अपनाते हैं उन सब के पीछे नकदी की गारंटी होती है, मुद्रा की गारंटी होती है, जिससे व्यापारियों के बैंकरों का समर्थन प्राप्त होता है। अर्थात इसे कह सकते हैं हम कि साख प्रणाली का आधार भी मुद्रा का एक कार्य है। नेक्स्ट यदि हम बात करें सीमांत उपयोगिता और उत्पादकों के समतुल्य, इसमें क्या है? मुद्रा उपभोक्ता के लिए सीमांत उपयोगिता के समकार का कार्य करती है। इक्वलाइजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटीज। उपभोक्ताओं का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि वह जिन वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं उन पर दी हुई मुद्रा खर्च करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करें। क्योंकि वस्तुओं की कीमतें उनकी सीमांत उपयोगिता को प्रकट करते हैं और कीमतें मुद्रा में व्यक्त होती हैं, इसलिए दो बात आई ना कि कीमतें किसको प्रकट करती हैं? सीमांत उपयोगिता को। और कीमतें किसमें व्यक्त होती हैं? मुद्रा में। इसलिए मुद्रा विविध वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता को समान बनाने में सहायक होती है। यह समानता तब स्थापित होती है जब विविध वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं तथा कीमतों के अनुपात समान हो जाते हैं। MUX/PX। इसी प्रकार मुद्रा विविध साधनों की सीमांत उत्पादकता को समान बनाने में सहायक होती है। उत्पादक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना होता है। इसलिए प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता को उसकी कीमत के बराबर लाता है। प्रत्येक साधन की कीमत उस मुद्रा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जो उस साधन को अपने काम के बदले में प्राप्त होती है, एक काम के बदले में मिलती है। तो ये हुआ सीमांत उपयोगिता और उत्पादकता में इक्वलाइजेशन। नेक्स्ट यदि हम बात करें राष्ट्रीय आय का मापन और राष्ट्रीय आय का वितरण, इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को मापना और वितरित करना बड़ा मुश्किल था, संभव ही नहीं था। मुद्रा ने दोनों कार्य बड़े आसान बना दिए, संभव बना दिए। मुद्रा राष्ट्रीय आय को केवल मापने में नहीं अपितु उसके वितरण में भी सहायक होती है। यह तब होता है जब देश में उत्पादित विविध वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के रूप में आंका जाता है और साधनों का भुगतान, मजदूरी है, ब्याज है, लाभ है या रेंट है, भुगतान मुद्रा के रूप में किया जाता है। मुद्रा इन कार्यों के आधार पर भुगतान करने वाले की ऋण शोधन क्षमता की गारंटी प्रदान करती है और अपने धारक को छूट देती है कि वह चाहे जैसे मुद्रा का प्रयोग करे।
तो ये राष्ट्रीय आय का मापन और राष्ट्रीय आय के वितरण की बात हुई। मुद्रा के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं जो उपभोक्ताओं या सरकारों को निर्णय को प्रभावित करते हैं। इनमें पहला है निर्णय लेने में सहायक। मुद्रा एक संचय का साधन है और उपभोक्ता अपनी दैनिक आवश्यकताओं को मुद्रा के अनुसार पूरा करता है। यदि उपभोक्ता के पास साइकिल है परंतु निकट भविष्य में उसे स्कूटर की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संचय की गई मुद्रा और साइकिल बेचकर स्कूटर खरीद सकता है। इस प्रकार मुद्रा निर्णय करने में, फैसले लेने में सहायक होती है। मुद्रा समायोजन का आधार या समन्वय का आधार, मनी एज ए बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट। व्यापार को हम कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में समन्वय मुद्रा द्वारा ही होता है। विभिन्न प्रकार की विदेशी सहायताओं का पुनर्भुगतान का मूल्य मुद्रा द्वारा मापा जाता है और विदेशी विनिमय में समन्वय भी मुद्रा द्वारा स्थापित होता है। तो ये हमारे कुछ अन्य कार्यों में हो गए। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, मुद्रा का महत्व। यदि हम बात करें कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आर्थिक गतिविधियों में मुद्रा की बहुत ही सक्रिय भूमिका होती है। यदि हम ये देखें कि यह जानने के लिए कि मुद्रा आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करती है, मनुष्य को अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है, उसे केवल अनुभव के बारे में सोचने की जरूरत है। कुछ हम देखते हैं अर्थ प्रणाली में मुद्रा के महत्व पर विचार करते हैं, जिसमें पहली बात करें हम उत्पादक के लिए मुद्रा का महत्व या पैसा और उत्पादन। उत्पादक के लिए मुद्रा उतनी महत्वपूर्ण होती है जितनी कि उपभोक्ता के लिए। वह अपने आगतों निर्गतों के मूल्य का हिसाब मुद्रा में रखता है। वह जितना कच्चा माल खरीदता है, वर्करों को मजदूरी का भुगतान करता है, जो पूंजी उधार लेता है या किराया देता है, विज्ञापन पर खर्च करता है, इत्यादि सभी उत्पादन के खर्चे हैं, वह हैं और जिन्हें वह अपनी बहियों में जो उसके अकाउंट्स होते हैं उसमें दर्ज करता है। वस्तुओं को बेचकर प्राप्त होने वाली मुद्रा उसकी बिक्री है या आगम है। दोनों में जो अंतर हो उसको लाभ, प्रॉफिट या हानि होगा। इस प्रकार उत्पादक मुद्रा की सहायता से अपने उत्पादन की लागतों और प्राप्तियों का हिसाब नहीं लगाता बल्कि अपने लाभों का भी हिसाब लगाता है। फिर जैसे कि हम बात करें मुद्रा अर्थव्यवस्था में कृषि, औद्योगिक, तृतीय क्षेत्रों से वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य प्रवाह में भी सहायक होती है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं मुद्रा के माध्यम से ही होती है। यदि हम बात करें मुद्रा और खपत या उपभोक्ता के लिए मुद्रा का बहुत महत्व है। उपभोक्ता को अपनी वस्तुओं की सेवाओं के रूप में नहीं मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। अपनी वस्तु और सेवाओं के रूप में जो उपभोक्ता की आय है वह आजकल जब से मुद्रा का मुद्रा प्रयोग में ले जाने लगी है तो आय वस्तु सेवाओं के रूप में अभी तो मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। मुद्रा हाथ में रहने से वह जब चाहे जितनी मात्रा में चाहे अपनी जरूरतें या अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा खरीद सकता है। जैसा प्रोफेसर रॉबर्टसन ने भी कहा है कि मुद्रा से मनुष्य उपभोक्ता के रूप में अपनी क्रय शक्ति का सामान्यीकरण कर सकता है और अपने अधिकतम अनुकूलन बैठने वाले ढंग से समाज पर अपने अधिकार प्रकट कर सकता है। यही नहीं अपितु मुद्रा उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता को बराबर करने का भी कार्य करती है, जैसे भी हम उसके कार्य में पढ़ता है। और उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह अपना अधिकतम लाभ करे और सीमित आय को इस ढंग से वह करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें उनकी सीमांत उपयोगिता को प्रकट करती है और कीमतें मुद्रा में व्यक्त होती हैं। इस प्रकार वह अपनी सीमांत उपयोगिता को बराबर करके
अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है और विविध वस्तुओं पर अपनी मर्जी से जिस चाहे उपयुक्त ढंग से अपने उपभोग व्यय को पुनः वितरित करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट बात यदि हम करें वितरण, आय के वितरण और आय वितरण की गणना हम यदि बात करें, आधुनिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विविध साधनों के पुरस्कार का भुगतान मुद्रा में किया जाता है। यदि हम मजदूर को वेज की बात करें, पूंजीपति को ब्याज की बात करें, भूमिपति को किराया या उद्यमी को लाभ, ये सब जो प्राप्त होता है इन सब का पुरस्कार मुद्रा में प्राप्त होता है। संगठनकर्ता या एंटरप्रेन्योर जो है प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता के हिसाब से मुद्रा में इनका हिसाब लगाता है और उनके अनुसार भुगतान करता है। इसके लिए वह प्रत्येक साधन की कीमत को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर करने की कोशिश करता है। साधन की कीमत वास्तव में उसकी मुद्रा के रूप में व्यक्त सीमांत उत्पादकता है, क्योंकि उत्पादन के विविध साधनों को मुद्रा में भुगतान किए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है या महत्व है मुद्रा का। इसमें आप देख सकते हैं कि मुद्रा का जो आगमन हुआ, मुद्रा का जो प्रादुर्भाव हुआ या मुद्रा का जो आविष्कार हुआ, सबसे उसके पीछे यही था कि जो नेट बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय पद्धति की जो कठिनाइयां थी उनको दूर करना था। तो इसके अंतर्गत मुद्रा का महत्व इस बात में निहित है कि यह वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों को दूर करती है। आधुनिक मुद्रा अर्थ प्रणाली में जरूरतों और स्वामित्व के दोहरे सहयोग की जरूरत नहीं है। यह वस्तुओं की अविभाज्यता से उत्पन्न कठिनाइयों पर भी काबू पा लेती है, क्योंकि नेट बार्टर सिस्टम में यह हमारे सामने बहुत समस्या आती थी कि एक तो वस्तुओं का दोहरा संयोग होना जरूरी होता था, स्वामित्व के दोहरे संयोग की जरूरत थी और वस्तुओं की विभाज्य होनी चाहिए थी। लेकिन मुद्रा के द्वारा ये जो कठिनाई थी इस पर आराम से काबू पा लिया गया है। मूल्यों के संग्रह और हस्तांतरण की भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। मूल्य के मानक के रूप में, मूल्य के भंडार के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में, स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में मुद्रा विनिमय प्रणाली की जो सभी कठिनाइयां थी वस्तु विनिमय पद्धति की, उनको दूर करती है। आधुनिक अर्थ प्रणाली में मुद्रा का महत्व बहुत ही अधिक है। यदि हम बात करें पूंजी निर्माण की, मुद्रा पूंजी निर्माण का भी साधन है। मुद्रा तरल परिसंपत्ति है जिसे संग्रह किया जा सकता है और मुद्रा संग्रह करने का मतलब है कि बचते ब्याज अर्जित करने के लिए बैंक में जमा कराई जाती हैं। बैंक इन वस्तुओं को आगे पूंजी पदार्थों में निवेश के लिए व्यापारियों को उधार देते हैं, ऋण देते हैं, ताकि वे विभिन्न स्रोतों स्थानों से कच्चा माल खरीद सकें या पूंजीगत वस्तुएं खरीद सकें, जिससे पूंजी गतिशील होती है और पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि संभव होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें धन और सार्वजनिक वित्त की, सरकार के लिए मुद्रा का भी बहुत महत्व है। मुद्रा कर है, जुर्माने हैं, फीस है, सरकार द्वारा लोगों को प्रदान की गई सेवाओं की कीमतों की वसूली को सुगम बना देती है। यह सार्वजनिक ऋणों को जारी करने, उनका प्रबंध करने, विकास या विकासेतर कार्य सरकारी खर्च को सरल बना देती है। आधुनिक सरकारों के लिए मुद्रा के बिना अपने खर्चा चलाना बड़ा ही मुश्किल है। और खास बात यह है कि आधुनिक सरकारें कल्याणकारी राज्य होती हैं और उनका लक्ष्य गरीबी हटाकर, असमानता, बेरोजगारी दूर करके स्थिरता पूर्वक वृद्धि लाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना होता है। मुद्रा अपने विभिन्न साधनों के माध्यम से आर्थिक नीति के इन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता देती है। यदि हम बात करें बाहरी व्यापार में मुद्रा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाती है। विनिमय के माध्यम, मूल्य के भंडार और मूल्य के हस्तांतरण के रूप में मुद्रा का प्रयोग होने से केवल देश के भीतर ही नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी वस्तुओं का विक्रय संभव होता है, आयात और निर्यात संभव हो गया है।
व्यापार को सुगम बनाने के लिए मुद्रा एवं पूंजी बाजार स्थापित करने में मुद्रा सहायक सिद्ध हुई है। बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, शेयर बाजार, मंडियां, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं आदि मुद्रा अर्थव्यवस्था के आधार पर चलती हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता देती है। विभिन्न देशों में व्यापार संबंध स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता बढ़ी है। परिणामतः विकसित देशों को ऋण एवं तकनीकी सहायता देकर विकसित देश उनकी आर्थिक वृद्धि में सहायक हो रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। यदि हम बात करें धन और आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि की बात करें, वास्तव में मुद्रा पूंजी निर्माण का ही साधन नहीं अपितु आर्थिक वृद्धि का भी सूचक है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण, इनमें वृद्धि जो है वो मुद्रा के रूप में मापी जाती है। मुद्रा के रूप में इनका हिसाब लगाया जाता है, मुद्रा के रूप में ही इन्हें मापा जाता है। मुद्रा के मूल्य तथा कीमतों में होने वाली परिवर्तन भी किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रकट करते हैं। मुद्रा के मूल्य में कमी कब होगी? जब कीमतें बढ़ जाएंगी, मूल्य स्तर बढ़ जाएगा। का मतलब अर्थव्यवस्था सही अर्थों में प्रगति नहीं कर रही है। दूसरी ओर मुद्रा के मूल्य में निरंतर वृद्धि या कीमतों का गिरना अर्थव्यवस्था की गिरावट का प्रकट करता है। कुछ स्थिर कीमतों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था वृद्धि के पथ पर अग्रसर है और इस प्रकार मुद्रा आर्थिक वृद्धि का भी सूचक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंस हुई। कुछ मुद्रा के दोष भी हैं, धन की बुराइयां हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है कि पैसे का मोह ही सब बुराइयों की जड़ है। इसी प्रकार हम ऐसे भी कहते हैं या ये कोटेशन भी होती है कि मुद्रा एक ऐसी नौकर है जो मालिक की भांति आचरण करना शुरू कर देती है और प्रायः दुर्व्यवहार करने लगती है। ऐसे मुद्रा के अनेक दोष इसमें प्रकट होते हैं। सबसे पहले मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता होती है। ये मूल्य काल पर्यंत स्थिर नहीं रहता। जब मुद्रा का मूल्य गिरता है इसका मतलब होता है कीमत स्तर बहुत बढ़ जाता है, स्फीति होती है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय और आय का असमान वितरण मुद्रा का दूसरा दोष है, आर्थिक असमानताओं वाला। इसमें मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की परिसंपत्ति या आय के वितरण में असमानता उत्पन्न हो जाती है। स्फीति अथवा अविस्फीति से कुछ को लाभ होता है, दूसरों को हानि होती है। 1914 या 20 के बीच मुद्रा के मूल्य का तीव्र पतन हुआ था और तुरंत बाद के वर्षों में मुद्रा के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड एक वर्ग में व्यक्तियों और संपत्तियों का बहुत अधिक और प्राय मनमाना पुनर्वितरण हुआ। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं शोषण का माध्यम। वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कुछ व्यक्ति जो हैं बहुत अमीर हो जाएंगे, कुछ बहुत गरीब हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे। यदि समाज में अमीरों का प्रभुत्व बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति जमाखोरी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ जाएगी और वर्ग संघर्ष की ओर जो हमारा समाज है वो हो जाएगा। अब समाज में शांति, दबाव, निर्धन वर्ग को संघर्ष की तरफ ले जाएंगे। तो ये कुछ मुद्रा के दोष हैं, बुराइयां हैं, इकोनॉमिक डिफेक्ट्स हैं हमारे। तो इनको हम स्टूडेंट्स, ये आपका मुद्रा का जो हम बात कर रहे थे, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के कार्य, नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी और दोष, धन की कुछ बुराइयां, इनका अध्ययन किया है। आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, हम पुनः इनको रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।